कूलॉम्स ने क्या बताया इस लॉ में, देखिए इस लॉ को हम समझते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, force of attraction or repulsion between 2 point charges is number 1 directly proportional to the product of the charges। इन चार्ज के बीच के ये जो चार्जेस हैं इनका जो मैग्नीट्यूड है Q1 और Q2 इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ये चार्ज Q1 और Q2 की वैल्यू बढ़ती है तो इनके बीच लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। इनके बीच लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा जब इनके मैग्नीट्यूड की वैल्यू इंक्रीज करेगी। अब यहां पर दूसरा स्टेटमेंट क्या होता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। इन चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो इनके बीच जो लगने वाला फोर्स है वो क्या होता जाएगा, इसके स्क्वायर के टर्म में डिक्रीज होगा। जैसे अगर शुरुआत में डिस्टेंस 2 मीटर है तो इनके बीच जो फोर्स लग रहा है, मान लीजिए इनके बीच फोर्स F लग रहा है, और जब इनके बीच की डिस्टेंस को हमने क्या कर दिया, 4 मीटर इंक्रीज कर दिया। 4 मीटर इंक्रीज कर दिया मतलब 4 मीटर का मतलब पहले 2 मीटर थी तो अब 4 मीटर हो गई डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना टाइम इंक्रीज किया, 2 टाइम। तो इनका जो फोर्स होगा वो 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। 2 का स्क्वायर, डिस्टेंस को हमने 2 टाइम इंक्रीज किया तो फोर्स जो होगा वो 4 टाइम डिक्रीज कर जाएगा। डिस्टेंस को 2 टाइम इंक्रीज करने से फोर्स जो होगा वो 4 टाइम डिक्रीज कर जाएगा। और अगर इनके बीच की डिस्टेंस को हम 4 टाइम इंक्रीज करते हैं तो इनके बीच का जो फोर्स होगा 16 टाइम डिक्रीज कर जाएगा, कम हो जाएगा। डिस्टेंस के बढ़ने से फोर्स कम होगा, ध्यान रखना है। डिस्टेंस के बढ़ने से फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए बेटा, तो यहां पर ये F प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r² के, या F प्रोपोर्शनल, अगर दोनों इस इक्वेशन को हम 2 सपोज कर ले, इस इक्वेशन को 2 सपोज कर लिया जाए तो ये F प्रोपोर्शनल हो जाएगा अगर दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर लिया जाए। ऑन कंबाइनिंग 1 and 2, कंबाइनिंग 1 and 2 तो क्या मिलेगा, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान r²। जब यहां पर प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो जिस तरह से यहां पर एक कांस्टेंट G आया है उसी तरह से यहां पर एक कांस्टेंट लेते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r²। ठीक है, यहां पर प्रोपोर्शनल हटा करके ये कांस्टेंट आ जाएगा और साथ में एक K लगा देते हैं। ठीक है, वेयर 1/4πε0K is equal to constant in which 1/4πε0 is equal to 9 into 10 to power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 into 10 to power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये 1/4πε0 की वैल्यू होगी। अब यहां पर जो ε0 है, ε0 को क्या कहते हैं, ε0 इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस which numerical value is 8.85 into 10 to power minus 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर।
जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है 8.85 × 10⁻12 न्यूटन कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कभी कभी हमें इसकी यूनिट भी पूछ लेता है, तो याद रखना है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। ठीक है, अब हम इसके डायमेंशन की बात कर लेते हैं। के क्या है? के इज द dielectric constant ऑफ द मीडियम। ये अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, फॉर एयर और वैक्यूम K इज इक्वल टू होता है 1K। K की वैल्यू किसके इक्वल होती है 1K। अगर K इक्वल टू 1 हो गया तो देयरफॉर F इक्वल टू कितना बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाता है बाय कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग जो है अगली वीडियो में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। फिर इसके बाद जो है हम लोग डायपोल और उसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। ओके, चलिए, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो बेटा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।